आज के इस लेक्चर में हम 12th क्लास का पॉलीमर केमिस्ट्री का जो पार्ट देखने जा रहे हैं वो पार्ट नेचुरल रबर प्लस वहाँ पर उसकी तैयारी कैसे होती है। यहाँ पर जो है नेचुरल रबर जो है इस तो सिंपल इलास्टोमर्स होते हैं। यहाँ पर कुदरती तौर से जो है नेचुरल रबर की जो है या हम उसको सिंथेटिक रबर की जो है तैयारी करते हैं। नेचुरल रबर जो है इसको जो है चार्ज को जो है हार्ड एंड सॉफ्टवेयर करने का जो तरीका बताया वो तो स्टडी करना है। तो नेचुरल रबर जो होते हैं इलास्टोमर से सिंपल यहाँ पर हमको पता चलता है। इट इज द आइसोप्रीन पॉलीमर हम उससे तैयार करते हैं कि आइसोप्रीन का जो है पॉली आइसोप्रीन में कन्वर्ट करते हैं। यानी यहाँ पर जो है सिंपल तरीका है कि मोनोमर यहाँ पर कौन है, आइसोमर है, और मोनोमर जो है आइसोप्रीन है, और आइसोप्रीन मोनोमर को जो है पॉलीमराइज करते हैं तो उसके एन समान छोटी छोटी इकाइयाँ जो है आपस में पॉलीमराइजेशन के नतीजे में जुड़ते हैं, जिससे वहाँ पर पॉली आइसोप्रीन की तैयारी होती है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम पॉलीमर की तैयारी करते हैं पॉली आइसोप्रीन। इस तरह से बहुत सारे रबर तैयार होते हैं, जैसे ब्यूनाइस रबर है, ब्यूना एन रबर है, उसके बाद में ब्यूप्रीन है। तो उसके बाद में फिर बहुत से रबर ऐसे हैं जिसको सॉफ्ट या हार्ड रबर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे रबर का इस्तेमाल बहुत से मालूम है आपको कि हम जो है रोड की तैयारी में करते हैं, गाड़ी पर टायर्स वगैरह तैयार करने में करते हैं, या और मजीद बहुत सारे रबर्स के इस्तेमाल है। तो उसको जो है फिर वल्कनाइजेशन के तरीके में हम लेके जाते हैं, दैट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। तो जिसका तरीका जो आपको 415 या 1839 में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि रबर जो है इस तो सिंपल इलास्टोमर्स है। रबर्स आर सिंपल इलास्टोमर्स, यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि रबर जो है इलास्टोमर्स होते हैं, और ये इलास्टोमर्स जो है हम तैयार कुदरती तौर से जो पाए जाते हैं हम उसको तब्दील करते हैं। यहाँ पर जो है आइसोप्रीन जो है रबर हम जो लेंगे तो आइसोप्रीन इसका स्टार्टिंग मोनोमर है। यानी यहाँ पर हम अगर कहते हैं कि इलास्टोमर्स जो होते हैं दैट आर द रबर्स, यहाँ पर हम इलास्टोमर्स जो होते हैं उनका हम क्या कहते हैं, रबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम तैयारी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन जो है इसका मोनोमर है, इस मोनोमर के साथ में हम पॉलीमराइजेशन के अमल में जाते हैं। इट विल गिव्स पॉली आइसोप्रीन। तो इस तरह से पॉली आइसोप्रीन जो है यहाँ पर हम जो है पॉलीमर रबर की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आइसोप्रीन जो है वो किस तरह से इसका फॉर्मूला है और किस तरह से रिएक्शन देता है। आइसोप्रीन यहाँ पर हम देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर देंगे हम CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर देंगे CH। यहाँ पर आइसोप्रीन यानी क्या है CH2 डबल बॉन्ड C, उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर कार्बन क्या लगा हुआ है 4th वैलेंसी पे एक्सेप्ट कर रहा है CH3। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है दो जगह पर है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर इससे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका फॉर्म इसको कहते हैं हम आइसोप्रीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, आइसोप्रीन कहते हैं। यानी यहाँ पर जो है कार्बन कितने 1 2 3 4 5 कार्बन है, उस 5 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड दो जगह पर है। यहाँ पर अगर हम पहला कार्बन और दूसरा कार्बन तो 4th सेकंड कार्बन के दरमियान में यहाँ पर है, यहाँ पर 3rd 4th के दरमियान में है। यानी यहाँ पर जो है अगर हम कहते हैं कि आइसोप्रीन जो है यहाँ पर ये जो बिगिनिंग हम इसको ले रहे हैं ये इसकी एक छोटी सी इकाई है जिसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम मोनोमर कहते हैं। इस मोनोमर के जो है हम एन सालमात को जो है पॉलीमराइज करते हैं। तो एन सालमात को पॉलीमराइज करने के लिए जो है हम यहाँ पर हम लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर इसकी बैलेंसेस 2 हाइड्रोजन से 2 से सेटिस्फाई हो रही। जब इसके हम एन सालमात को लेंगे और उसको ले जाएंगे हम पॉलीमराइजेशन, कौन से प्रोसेस में ले जाएंगे, पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट में ले जाएंगे। तो इसके मोनोमर के आइसोप्रीन के छोटी छोटी इकाइयां जो आपस में जुड़ने का अमल होगा, और वो कितने टाइम जुड़ेंगे, एन टाइम जुड़ेंगे। तो हम इस तरह से देखेंगे CH2C, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, CH2, यहाँ CH3 जैसे का वैसा, यहाँ पर इसका बॉन्ड हो गया
ये मिल गया n टाइम्स। यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड जो दो बार थे वो वहां पर एक ही बार डबल बॉन्ड आ गया और ये फंक्शनल ग्रुप जो है चेन शक्ल में वहां पर जो है जुड़ना शुरू हो गए। यानी CH2 CH2 के साथ में अगला ये आइसोप्रीन की लिंकेज जो है ये एक लिंक है। इस तरह से वहां पर चेन शक्ल में आइसोप्रीन की मुख्तलिफ इकाइयां कितने बार जुड़ेंगी, n टाइम्स जुड़ेंगी। इसको क्या कहते हैं हम, कसीर तादाद में जुड़ेंगे, उसे कहते हैं पॉली आइसोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, पॉली आइसोप्रीन। हमने क्या लिया था, डीएनए आइसोप्रीन लिए थे, उसको पॉलीमराइजेशन करें तो उसके साथ n टाइम्स जो है आइसोप्रीन के एक दूसरे से चेन शक्ल में जुड़ते चले गए। तो यहाँ पर जो तैयार हुआ उसको क्या कहते हैं हम, पॉली आइसोप्रीन कहते हैं। पॉली आइसोप्रीन की तैयारी, तो हमने आइसोप्रीन लिए उसको पॉलीमराइज करें तो हमको क्या की तैयारी मिली, पॉली आइसोप्रीन की तैयारी। तो इस तरह से जो है हम जो है रबर की तैयारी करते हैं। उसके बाद में जो हम देखते हैं कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, रबर को वल्कनाइजेशन कैसे करते हैं। चार्ल्स फूरियर ने जो है इसका मुताबिक किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रबर का। चार्ल्स फूरियर के मुताबिक यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं। तो यहाँ पर चार्ल्स फूरियर कहता है कि तकरीबन 1839 के अंदर जो है ये इसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रबर किया। Vulcanization of rubber जो प्रोसेस है that is done by Charles Fourier। Vulcanization of rubber, कभी Z का इस्तेमाल होता है, कभी S का इस्तेमाल होता है। Vulcanization of rubber वहाँ पर जो है हम चार्ल्स फूरियर ने 1839 में किया। इसका मुकाबला यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर यानी क्या है, तो हम उसको जो है हार्ड रबर या सॉफ्ट रबर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो है सल्फर का एडिंग करते हैं बाय मींस ऑफ हीटिंग। तो सल्फर जो है 1 to 3% अगर हम लेते हैं नेचुरल रबर के अंदर, नेचुरल रबर प्लस सल्फर 1 to 3%, देन सॉफ्ट रबर इज फॉर्म। क्या तैयार होता है, सॉफ्ट रबर तैयार होता है। तकरीबन 1 से 3% ऑफ सल्फर हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है नरम रबर की तैयारी होती है, सॉफ्ट रबर की तैयारी होती है। यहाँ पर जो है ये वल्कनाइजेशन ऑफ प्रोसेस जो है किसने करके होता है, चार्ल्स फूरियर ने करके बताया कि रबर के अंदर अगर के हम जो है 1 से 3% अगर से सल्फर उसमें हीटिंग के जरिए ऐड करते हैं तो वहां पर सल्फर उससे लिंकेज में जुड़ जाता है, उस पॉलीमर के अंदर जो है ऐड हो जाता है और उससे कौन सा रबर तैयार होता है, सॉफ्ट रबर तैयार होता है। ये सॉफ्ट रबर की तैयारी है। अगर इसके हम देखें कि तकरीबन 45% ऑफ सल्फर इज एडेड, कितना तकरीबन 43 से लेकर 45% तक अगर जब सल्फर को ऐड करते हैं इसके अंदर, रबर के अंदर, नेचुरल रबर के अंदर, उसको हीटिंग प्रोसेस के जरिए ले जाते हैं। सल्फर वहां पर चेन शक्ल में वहां पर जुड़ता चल जाएगा उसके अंदर। तो वहां पर सल्फर अपने मकामात पर जुड़ते जुड़ते वहां पर जो है उसको बना देता है हार्ड रबर। हार्ड रबर की तैयारी करना है तो उसमें सल्फर कितना मिलाना पड़ेगा आपको, 45% से लेकर तो 45% तक सल्फर उसके अंदर नेचुरल रबर के अंदर मिलाना पड़ेगा बाय मींस ऑफ हीटिंग प्रोसेस सो दैट हार्ड रबर इज फॉर्म। नरम अगर से रबर तैयार करना है तो आपको 1 से 30% सल्फर यहाँ पर वल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच हीटिंग हैज टू बी डन सो दैट रबर बिकम्स सॉफ्ट और हार्डर। यानी ऐसा तरीका जिसमें रबर को जलाने का अमल होता है, जिसमें सल्फर को हरारत के जरिए ऐड किया जाता है, जिससे सल्फर को सल्फर ऐड करने की वजह से रबर जो है तो शक्ल में तैयार होता है। एक होता है नरम रबर और दूसरा होता है सख्त रबर।
नरम रबर और सख्त रबर में तब्दील करने का जो तरीका है उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर दैट हैज टू बी डन बाय चार्ल्स फूरियर। यहाँ पर चार्ल्स फूरियर ने क्या करा, वल्कनाइजेशन का तरीका दिखाया। यहाँ पर रबर जो है अपने दो शक्ल में तब्दील होता हुआ नजर आता है, नरम रबर और सख्त रबर। यहाँ पर मुख्तलिफ शक्लों में रबर को पिघाल के रबर को बनाने का तरीका जो है वो चार्ल्स फूरियर ने करके बताया कि रबर के अंदर अगर हम सल्फर को ऐड करते चलते हैं मुख्तलिफ फीसद के अंदर तो मुख्तलिफ शक्ल का वहां पर रबर हमको हासिल होता है, जिसके रबर के आपको मुख्तलिफ फीसद मालूम है। अगर बेंडिंग रबर करना है तो आपको बेल्ट वगैरह से तैयार करना है, या एडेसिव रबर वगैरह तैयार करना है। आपको सख्त रबर चाहिए तो वहां पर टायर वगैरह जो होते हैं या जिसको हम कहेंगे रोड वगैरह तैयार करना है, सख्त रबर आपको चाहिए तो उस मकाम पर जो है वो हार्ड रबर का, यानी उसके अंदर सल्फर कितना होगा 45% से 45%, यानी सख्त रबर तैयार करना होगा। और अगर नरम रबर चाहिए तो आपको जो है वहां पर जो है यानी हमको जो है बलून्स वगैरह तैयार करना है या और कुछ मुख्तलिफ चीजें तैयार करना है तो हमको नरम रबर चाहिए। उस नरम रबर को तैयार करने के लिए वहां पर सल्फर कितना लेगा, उसमें 1 से 3% सल्फर का इस्तेमाल करना है। ये होगा वल्कनाइजेशन ऑफ प्रोसेस। वल्कनाइजेशन रबर को बनाने का अमल है जिसमें हम मुख्तलिफ तपिश के तहत वहां पर उसमें सल्फर को ऐड करते जाते हैं, जिसमें दो तरह के रबर तैयार होते हैं, सॉफ्ट रबर और हार्ड रबर। वैसे मुख्तलिफ शक्लें हम यहाँ देखिए जिसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर दैट प्रोसेस इज गिवन बाय चार्ल्स फूरियर। फिर उसके बाद में हमको मुख्तलिफ रबर की मुख्तलिफ सूरतें भी है, जैसे ब्यूनाइट रबर है, ब्यूनाइट रबर है, नियोप्रीन है वगैरह वगैरह, लेकिन उसका आपको स्ट्रक्चर और यहाँ पर स्टडी से रिमूव किया गया है साइंटिस्ट लेवल। और उसके बाद में लास्ट पार्ट हमको उसके अंदर रबर का देखना है, सॉरी इसका क्या होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पॉलीमर केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट हमको जो देखना है, कुछ पार्ट इसमें केमिस्ट्री का रिव्यू है, इसमें हमको देखना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी हयाती तहलीली पॉलीमर जिसको हम कहते हैं। हयाती तहलीली पॉलीमर जो यहाँ पर एलिफेटिक यहाँ पर पॉलीमर्स, एलिफेटिक, पॉलिस्टर और दो पॉलीमर होते हैं, ये बायोडिग्रेड होते हैं कुछ शर्तों के बाद में। कि सबसे बड़ा जो आज जो है कि हम अगर जो देखते हैं तो प्लास्टिक जो है हमारे बहुत बड़ा कि माहौल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए आलूगी पैदा करने वाला जो है प्लास्टिक होता है, ये डिग्रेडेबल नहीं है। यहाँ पर हमको उसको डिग्रेडेबल करने के लिए उसको माइक्रोस में तब्दील करना होता है। तो ऐसे पॉलीमर की हम तैयारी करते हैं, इसको हम कहते हैं हयाती तहलीली पॉलीमर। ये कुछ वक्त आ जाएगा आपने फॉर सर्टेन पीरियड और उसको माइक्रोब में तब्दील करते हुए हम उसको डिग्रेड कर दिए, उसको ज़ाय कर दिए, उससे माहौल में आलूगी ना पैदा हो, ऐसे पॉलीमर की हम तैयारी करते हैं। तो इसके जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की हमको स्टडी करना है। तो एलिफेटिक को पॉलिस्टर हो या को पॉलीमर हो, ये प्रोटीन्स की तरह जो है चंद वक्त में बाद में जो है अपने आप से ज़ाय होने लगते हैं, जिसको माइक्रोस में तब्दील करते हैं, बाद में वो ज़ाय होने का प्रोसेस दिखाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं हयाती तहलीली पॉलीमर कहते हैं। यहाँ पर हयाती तहलीली पॉलीमर जो है हम नाइलोस 2 जो है या नाइलोस 6 जो है ये भी हयाती तहलीली पॉलीमर के अंदर आते हैं। नायलॉन 2 या नायलॉन 6 इसको माइक्रोस में तब्दील करते हुए हम जो है वो हयाती तहलीली पॉलीमर में तब्दील करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे देखना है हयाती तहलीली पॉलीमर का, कि वो ये पॉलीमर है जो चंद वक्त के बाद में माइक्रोस में तब्दील करे बाद में जो है वो ज़ाय हो जाते हैं, उसको हम हयाती तहलीली पॉलीमर कहते हैं। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखना है PHBV। यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक वैलेरेट करके जो है यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक वैलेरेट करके जो है यहाँ पर जो पॉलीमर है इसके हमको तैयारी देखना है कि किस तरह से होता है। यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट वैलेरेट जो पॉलीमर है इसकी तैयारी को हम देखेंगे कैसे होता है। ये दो चीजें सब होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट वैलेरेट जो पॉलीमर है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। यहाँ पर बनता है ब्यूटिल हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, दो चीजों से मिलकर ये PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर तैयार होता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोले तो ये कुछ वक्त के बाद में माइक्रोस वगैरह में तब्दील करते हैं इसको, और माइक्रोस में तब्दील करने
बाद में डिग्रेडेबल प्रॉपर्टी को जाहिर करता है। यानी यहाँ पर जो है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट वैलेरेट जो पॉलीमर है उसको हम तैयार करेंगे तो उसके लिए दो चीजों का इस्तेमाल होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट ब्यूट्रिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वहां पर वैलेरिक एसिड, दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड जो दो चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, उससे पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की तैयारी होगी। यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड हम पहले लेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड प्लस क्या लेंगे बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। इन दोनों को पॉलीमराइज करते हैं तो इससे तैयार होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक वैलेरेट करके पीएचबीवी करके, जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। यहाँ पे सबसे पहला हम लेंगे कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है देखो, चार कार्बन, इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पर जो है यहाँ पर OH ग्रुप है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड ये हम लेंगे, प्लस क्या लेना है, ए लेना है लेगा, प्लस n टाइम्स हम लेंगे बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड ऊपर का जैसे वैसे नीचे यहां पे लिखना है CH2 CH3। इसको क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर जो है यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। यहाँ पर हमने दो चीजें ली, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। इन दोनों को एंड साल्मन को हम क्या करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की अमल में ले जाते हैं एन इकाई को। तो यहाँ पर जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड जब यहाँ पर पॉलीमराइजेशन में लेके जाते हैं तो उनकी एन इकाइयां आपस में जुड़ जाती है, जिससे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर तैयार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएचबीवी कहते हैं। यहाँ पर इसका इस तरह से देखा, यहाँ से हाइड्रोजन प्लस यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ पर रिंग हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा OCH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O सेट है CH CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O n टाइम्स प्लस n टाइम्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर से निकल जाएगा। ये जो मिला इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटिल वैलेरेट करके, दैट इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। जहरीली पॉलीमर जो तैयार हुआ वो कौन सा हुआ, हमने लिए थे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड क्या है यहाँ पर, तो बीटा कार्बन पर तो OH ग्रुप है और वहां पर 4 कार्बन वाला इसका ब्यूट्रिक एसिड, जिस पर C डबल फोर्स ग्रुप है, सो क्या कहा, ब्यूट्रिक एसिड। वैलेरिक एसिड इसमें 5 कार्बन है, यहाँ पर बीटा कार्बन का OH ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप। वैलेरिक एसिड 5 कार्बन वाला जिस पर तेजाबी ग्रुप है, इसको कहते हैं वैलेरिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड बोथ आर ऑन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर इनके n इकाइयां जो है पॉलीमराइजेशन में जाते हैं, उसमें से n इकाइयां पॉलीमराइज होने के बाद में वहां पर एक तरह से कंडेंसेशन का अमल होता है, टॉक्सिक अमल होता है, और कंडेंसेशन के अमल के नतीजे में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड बोथ
पार्ट कंडेंस टू ईच अदर, वहां पर एक दूसरे से वो जुड़ते हैं, और कैसे जुड़ते हैं तो ये इकाइयां जो है पीएचपीवी की शक्ल में एन टाइम्स जुड़ जाती है, जो कि क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। कौन सा पॉलीमर? जो हयाती तहरीरी पॉलीमर है। तो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटिक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सीफेनोलिक एसिड जो है, इनकी एन इकाइयां जो है तकसीमी अमल के नतीजे में पॉलीमराइजेशन के जरिए जो है वहां पर पीएचपीवी हयाती तहरीरी पॉलीमर की तैयारी करते हैं। इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। हमने क्या लिया कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटिक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सीफेनोलिक एसिड, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटिक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सीफेनोलिक एसिड जो है एक तरह से कंडेंसेशन के रिएक्शन में जाते हैं, तकसीमी अमल में जाते हैं, उससे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटिक एसिड प्लस बीटा हाइड्रोक्सीफेनोलिक एसिड एक दूसरे में जुड़ते हैं, कंडेंस होते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो उससे जो तैयार हुआ उसका नाम क्या है? पीएचपीवी। बीटा यहाँ पर जो है पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटिक वैलेरेट करके जो है पॉलीमर तैयार हुआ, उसको हम कहते हैं पीएचपीवी हयाती तहरीरी पॉलीमर कहते हैं। इस तरह से पीएचपीवी हयाती तहरीरी पॉलीमर की क्या मिलती है, इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हमारा जो है पॉलीमर करके इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह जो है बाकी कुछ रहा तो क्वेश्चन के जरिए आप पूछ सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम रहा तो डेफिनेटली रिएक्शन समझ में आई, इसके नोट्स जो है आप इसको जो है कंप्लीट करने की कोशिश करो, या फिर जो है मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करूँगा ऑनलाइन शक्ल में जो भी आपको। लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई रिएक्शन समझ में नहीं आती तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट